So, starting with the lecture today, I'll be discussing the quashment of FIR, उसके grounds क्या हैं, stages क्या हैं, कि किस किस तरह क्वॉशमेंट ऑफ एफआईआर की जाती है, किस स्टेज पे वो क्वॉशमेंट ऑफ एफआईआर कहलाएगी और किस स्टेज पर वो क्वॉशमेंट ऑफ प्रोसीडिंग की स्टेज पे पहुंच जाएगी, और इसके अलावा उसकी रेलेवेंट प्रोविजंस ऑफ लॉ क्या हैं, ये सारी चीज़ें जो है डिस्कस की जाएंगी इस लेक्चर में। अब क्वॉशमेंट ऑफ एफआईआर जो है, क्वॉशमेंट का मतलब क्या है? क्वॉशमेंट का मतलब ये होता है कि ख़त्म कराना, कैंसिल कराना या शुद्ध उर्दू में मनसूख कराना एफआईआर को। ठीक है, अब एक किसी ने आपके खिलाफ एफआईआर करा दी है, पहले तो ये कि आप जो है बेल कराते हैं जनरली प्री अरेस्ट, ठीक है, ताकि पुलिस आपको पकड़े ना। फिर आप कहते हैं कि ये मतलब गलत है, जाली है और इन्होंने जानबूझ के सेल्फ नरेटेड फॉल्स स्टोरी पे जो है बेस करके हमारे खिलाफ एफआईआर कटवा दी है। तो अब आपने उसको ख़त्म कराना है, क्योंकि एफआईआर एक दफ़ा डायरी मतलब पे चली गई तो उसको ख़त्म कराना ऑटोमेटिकली नहीं हो सकती, या कोई पुलिस वाला खुद जाके रिमूव कर दे या कहे ये गलत है, इस तरह नहीं हो सकता। फिर आपको प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, अब क्या ग्राउंड्स हो सकते हैं जनरली लॉ के अंडर कि जिनकी बेसिस पे आपको ज़रूरत पड़ती है कि आप इस एफआईआर को कैंसिल कराएं? ठीक है, यूट्यूब पे डिफरेंट लेक्चर्स अवेलेबल थे जो मैंने खुद भी सुने थे एट द टाइम कि जब मैं इसको पढ़ी थी। तो उन्होंने, किसी ने एक पॉइंट बताया, किसी ने 4 बताए, किसी ने सिर्फ 3 बताए। तो उन सबको अगर कंबाइन किया जाए तो ये जो 6 बेसिकली आपको ग्राउंड्स नज़र आ रहे हैं, ये ओवरऑल इसमें डिस्कस किए गए थे कि तब आप तब कह सकते हैं कि एफआईआर फॉल्स है या झूठी एफआईआर है और आप उसको कैंसिल कराना चाहते हैं, जबकि नंबर 1 जुरिस्डिक्शनल इशू आ जाए टू रजिस्टर एफआईआर कि उस थाने की, या फॉर एग्जांपल वो किसी और डिपार्टमेंट का जो है वो एंटी करप्शन वगैरह वालों की जुरिस्डिक्शन बनती है, और यहाँ पे इन्होंने जो है, इस थाने ने जो है आपके खिलाफ एफआईआर काट ली है, या इस थाने की जुरिस्डिक्शन बनती नहीं थी, इन्होंने काट ली है, तो जुरिस्डिक्शनल इशू है, तो उस केस में आपको क्वेश्चन ऑफ एफआईआर ज़रूरत पड़ सकती है। या फिर जब आपने एफआईआर काट ली और उसके बेसिस पे इन्वेस्टिगेशन हुई तो पता चला कि ये तो कॉग्निजेबल ऑफेंस है ही नहीं। कॉग्निजेबल ऑफेंस कौन से होते हैं? वो ऑफेंसेस जो हीनियस होते हैं, मतलब स्वेयर नेचर के होते हैं, और उसमें पुलिस विदाउट वारंट आपको फ़ौरन पकड़ सकती है। ठीक है, तो अगर कंटेंट ऑफ एफआईआर ये डिपिक्ट करते हैं कि वो ऑफेंस कमिट ही नहीं हुआ जिसके लिए एफआईआर प्रॉपर्ली काटी गई है, तो उस केस में भी आपको ज़रूरत पड़ेगी कि आप एफआईआर को क्या कराएं, ख़त्म कराएं, कैंसिल कराएं, मनसूख कराएं। ठीक है, या फिर मैटर ऐसा था जो कि सिविल नेचर का था, उसको सिविल कोर्ट में होना चाहिए था, उसके थ्रू सॉल्व होना चाहिए था, लेकिन इनके जान पहचान वाले थे पुलिस में फॉर एग्जांपल, और इन्होंने केस इस तरह का बना दिया, फॉर एग्जांपल 406 का डिसऑनेस्टी का बना दिया, लेकिन वो असल में सिविल नेचर का था और आपने उसको क्रिमिनल में डाल के एफआईआर काट दी, तो वहाँ पे भी ये झूठी एफआईआर हो गई। अब आप इस एफआईआर को कैंसिल करना चाहते हैं, ये एक ग्राउंड है। या फिर अब्यूज ऑफ प्रोसेस ऑफ लॉ हो रहा है कि उनका मोटिव अल्टीरियर मोटिव या मेलाफाइड इंटेंशन थी। ठीक है, और जानबूझ के जो है वो इनऑर्डिनेट डिले हो रहा था विच लीड्स टू हरासमेंट, हरास करने के लिए इस तरह से उन्होंने कोई एफआईआर कटवा दी है। या फिर आपके पास प्ली ऑफ एलिबाई, प्ली ऑफ एलिबाई ये होती है कि फॉर एग्जांपल आपके खिलाफ एफआईआर कटी, पूरा सिनेरियो उसमें लिखते हैं कि इस वक्त पुलिस निकली, यहाँ पे गई, इस बंदे को पकड़ा। आप ये प्ली लेते हैं कि मैं तो उधर था ही नहीं। फिर आप उनको अपने, मतलब अगर फॉर एग्जांपल लाहौर में कटी और कहते हैं हमने वहाँ से पकड़ा, आप कहते हैं मैं तो पेशावर था या मैं तो कराची था और उसके मेरे पास एयर के टिकट्स भी है और वहाँ पे जो है फुटेज भी होती है वीडियो की, आप वो देख लें, और मैं वहाँ पे होटल में रहा, वहाँ की फुटेज देख लें, वहाँ पे रेजिडेंस देख लें। तो ये बेसिकली प्ली ऑफ एलिबाई है कि आप वहाँ पे मौजूद ही नहीं थे जब जहाँ का इन्होंने एफआईआर काट के और जो इन्होंने वकूआ डाला हुआ है। ठीक है, जो जहाँ का इन्होंने जिस जगह की इन्होंने पूरी सिनेरियो बताया हुआ है, नक्शा मौका जिसको उर्दू में कहा जाता है, उस पे आप थे ही नहीं और आप उसके लिए प्रूफ भी आपके पास है। और अब आप कहते हैं कि ये झूठी एफआईआर है, तो आप उसको क्या करना चाहते हैं, ख़त्म कराना चाहते हैं। या फिर ऑफेंस था ही नॉन कॉग्निजेबल। कॉग्निजेबल मैंने आपको बता दिया, क्या बताया, कि वो हीनियस नेचर का है, स्वेयर नेचर का है, पुलिस विदाउट वारंट जो है बंदे को पकड़ सकती है। तो नॉन कॉग्निजेबल कौन सा होता है? इसकी ऑपोजिट होगा कि पुलिस को वारंट चाहिए, अप्रूवल चाहिए मजिस्ट्रेट का, फिर बंदे को पकड़ सकती है। लेकिन पुलिस ने एफआईआर में ऑफेंसेस तो नॉन कॉग्निजेबल वाले लगा दिए हैं।
और जाके बंदे को जो है विदाउट वारंट जो है पकड़ लिया है। यहाँ पे प्रूफ क्या हुआ कि ऑफेंस क्या था, नॉन कॉग्निजेबल था, तो एफआईआर बनती ही नहीं थी क्योंकि नॉन कॉग्निजेबल के केस में कलंदरा बनता है। तो ये एक मैलाफाइट उनकी शो हो गई। तो ये 6 ग्राउंड्स, इनमें से कोई एक भी आपके पास कोई डिफेंस है, उस बेसिस पे आप कोई आपके खिलाफ एफआईआर कटी हुई है, उसको आप कैंसिल या मंसूख कराना चाहते हैं, तो आप जो है अगला जो मैं आपको प्रोसेस दिखाऊंगी वो फॉलो कर सकते हैं। ठीक है। अब ये रेलेवेंट लॉ फॉर क्वैशमेंट ऑफ एफआईआर है। ये सारी वो प्रोविजंस हैं जो कहीं ना कहीं लिंक्ड हैं इस प्रोसेस से। ठीक है। जब आपके पास क्वैशमेंट ऑफ एफआईआर है, सबसे पहले तो आर्टिकल 199 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान जो है मैंने सबसे टॉप पे लिख दिया। सबसे पहले शुरू सेक्शन 154 ऑफ सीआरपीसी से होगा। आप ये याद रख लें कि सीआरपीसी में एक ही सेक्शन है जिसमें एफआईआर की बात की गई है। इसकी कमेंट्री में सारा डिस्कस्ड है। एफआईआर फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट कहा जाता है सारा प्रोसेस जो है एफआईआर का। तो वहाँ से जो है शुरू हुआ मसला। शुरू कहाँ से हुआ? सेक्शन 154 ऑफ सीआरपीसी के तहत जब एफआईआर कटी। ठीक है, मसला वहाँ से शुरू हुआ। फिर जो है आर्टिकल 199 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के तहत आप जो है इसको क्वाश करा सकते हैं। फिर एक और सेक्शन है, सेक्शन 561 ऑफ सीआरपीसी, जो इनहेरेंट पावर्स है हाई कोर्ट की क्रिमिनल केस में। यही सेक्शन 151 सिविल केस में सीपीसी का होगा, जिसमें इनहेरेंट पावर्स ऑफ हाई कोर्ट है सिविल केस में। ये आगे मैंने मेंशन भी किया है, लेकिन यहाँ पे इसलिए बता रही हूँ ताकि आपको थोड़ा एक माइंड बन जाए। इसके अलावा सेक्शन 249 ए 265 के और सीआरपीसी रेलिवेंट है। पूरे जो आगे मैं स्टेजेस बताऊंगी आपको क्वैशमेंट ऑफ एफआईआर की। इसके अलावा सेक्शन 181, 182, 201 ऑफ पीपीसी, हाई कोर्ट रूल्स चैप्टर 11 वॉल्यूम 3 सेक्शन डी जो है, और पुलिस रूल्स 1934 का रूल 24.7, ये रेमेडीज बताते हैं कि आपके खिलाफ एफआईआर तो हो गई, आपने क्वाश भी करा ली, अब दूसरे बंदे को एज अ सजा जो है दूसरी पार्टी को क्या क्या मिल सकता है, और आपके लिए वो रेमेडी होगी और उसके लिए वो पनिशमेंट होगी। तो वो क्या प्रोसीजर है वो भी इसको इसमें मैंने जनरली आगे जाके डिस्कस कर दिया है। ठीक है। स्टेज 1 क्या है कि आपके खिलाफ एफआईआर कट गई। ठीक है। अभी चालान नहीं आया। चालान आता है 14 दिन के अंदर। ठीक है। जो लॉ में टाइम है सेक्शन 173 ऑफ सीआरपीसी है। मजीद पुलिस 3 दिन का टाइम ले सकती है। 14 + 3 17 बन गए। लेकिन अभी चालान नहीं आया और आप कहते हैं कि ये झूठी एफआईआर, आप उसको कैंसिल कराना चाहते हैं, तो आप क्या करेंगे? रिट करेंगे। रिट कहाँ पे होती है? हमेशा हाई कोर्ट में होती है। लेकिन ये बात आपको याद रहे कि अभी चालान नहीं आया और चार्ज फ्रेम नहीं हुआ, तो रिट आप फाइल करेंगे फॉर क्वैशमेंट ऑफ एफआईआर अंडर आर्टिकल 199 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान इन हाई कोर्ट। ठीक है। ऑफेंस कमिट हुआ अंडर सेक्शन 154 ऑफ सीआरपीसी, एफआईआर कट गई। इस पॉइंट तक यहाँ पे मैंने मेंशन किया है ये एरो से, एट दिस पॉइंट चालान इज नॉट सबमिटेड, चार्ज इज नॉट फ्रेम्ड। क्रिमिनल केस में जब चार्ज फ्रेम होता है तब तब ट्रायल स्टार्ट होता है। सिविल केस में जब इशू फ्रेम होते हैं तब ट्रायल स्टार्ट होता है। तो अभी ट्रायल स्टार्ट नहीं हुआ, उसकी पहले की स्टेज है। चालान सबमिट नहीं हुआ, चार्ज फ्रेम नहीं हुआ, तो आप रिट करेंगे फॉर क्वैशमेंट ऑफ एफआईआर। स्टेज 2 क्या है कि चार्ज फ्रेम हो गया है इस पॉइंट पे। ठीक है। चालान सबमिट हुआ, उसके बाद चार्ज फ्रेम हुआ। चालान सबमिशन का सेक्शन 173 है। फ्रेमिंग ऑफ चार्ज का रेलिवेंट पोर्शन सीआरपीसी का सेक्शन 221 से 240 तक है। ठीक है। जब चालान सबमिट हुआ, चार्ज फ्रेम हो गया, क्रिमिनल ट्रायल स्टार्ट हो गया, तो एक अल्टरनेट रेमेडी क्रिएट हो गई। हाई कोर्ट में ऊपर हम गए थे क्योंकि हमारे पास और कोई अल्टरनेट रेमेडी अवेलेबल नहीं थी, और हाई कोर्ट में रिट हमेशा तब होती है जब आपके पास कोई अल्टरनेट रेमेडी अवेलेबल ना हो। अब यहाँ पे चार्ज फ्रेम हो गया, क्रिमिनल ट्रायल स्टार्ट हो गया, तो अल्टरनेट रेमेडी क्रिएट हो गई। कैसे कि आप मजिस्ट्रेट की कोर्ट में, अगर मजिस्ट्रियल ट्रायल है और अगर सेशन ट्रायल है, तो सेशन कोर्ट में आप एप्लीकेशन दें पहले। ठीक है। अब मजिस्ट्रेट की कोर्ट में जो है अगर आप एप्लीकेशन देते हैं, अब यहाँ पे एक चीज़ है, ऊपर हमने लिखा क्वैशमेंट ऑफ एफआईआर। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे चार्ज फ्रेम नहीं हुआ था। अब चार्ज फ्रेम हो गया, यहाँ पे प्रोसीडिंग स्टार्ट हो गई, तो अब हम एप्लीकेशन का टाइटल हमारी का क्या होगा? क्वैशमेंट ऑफ प्रोसीडिंग्स। अब अगर मजिस्ट्रियल ट्रायल है तो अंडर सेक्शन 249 ए, और अगर सेशन ट्रायल है तो 265 के।
अगर आप इसको खोल के पढ़ेंगे खुद इस लेक्चर के बाद, तो आपको खुद आइडिया हो जाएगा, ऑल्दो इसमें सेम ही बात है, इक्विटल की बात है कि इन प्रोसीडिंग्स को ख़त्म किया जाए और बाइज़्ज़त बरी किया जाए बंदे को। बस फ़र्क इसका ये है कि एक मैजिस्ट्रियल ट्रायल का सेक्शन है और एक सेशन ट्रायल का सेक्शन है। तो उसके तहत आप मैजिस्ट्रेट या सेशन कोर्ट में एप्लीकेशन देंगे, रिस्पेक्टिवली का मतलब है तरतीब के साथ। 249 ए मैजिस्ट्रेट का, 265 के सेशन कोर्ट में एप्लीकेशन किसकी देंगे? क्वॉशमेंट ऑफ प्रोसीडिंग की। क्योंकि ये एक अल्टरनेट रेमेडी क्रिएट हो गई है। लेकिन अगर आप ये नहीं दे पा रहे, ठीक है, या कोई और इस तरह के सर्कमस्टांसेस क्रिएट हो जाते हैं कि दूसरी पार्टीज़ जो हैं आपको रोक रही हैं, या ट्रायल सही तरह नहीं चल रहा, या कोई और इश्यू है कि फॉर एग्ज़ाम्पल कोर्ट में कोई मसला आ रहा है, जज का डिसीजन में कोई उससे आप इफ़ेक्ट हो रहे हैं, आपको लग रहा है कि आपको जस्टिस नहीं मिल रहा, तो फिर एक ऐसी प्रोविज़न है 561 ए सीआरपीसी जिस पे इन्हेरेंट पावर है कोर्ट की। मतलब वो चीज़ जो वैसे अवेलेबल नहीं है, लेकिन कोर्ट वहाँ पे अपनी डिस्क्रेशन यूज़ कर सकती है किसी भी मसले को सॉल्व करने के लिए। तो फिर आप क्या करेंगे, आपके पास वो अल्टरनेट रेमेडी थी, उस आपने अवेल कर ली, उसका कोई जो है वो आपको बेनिफिट नहीं हुआ। तो फिर क्या करेंगे, आप एप्लीकेशन देंगे क्वॉशमेंट ऑफ प्रोसीडिंग्स की। होगी एप्लीकेशन क्वॉशमेंट ऑफ प्रोसीडिंग्स की, क्यों? क्योंकि पिछली स्टेट पे चालान सबमिट हो गया और चार्ज फ्रेम हो गया। 561 ए सीआरपीसी लगेगा ही तब जब चार्ज फ्रेम हो जाएगा और आप क्वॉशमेंट ऑफ प्रोसीडिंग्स की होंगी, बात करेंगे, ठीक है? जुडिशियल प्रोसीडिंग्स जब स्टार्ट हो जाएँगी तब 561 ए सीआरपीसी लगेगा। इस पे केस लॉज़ भी हैं कि एडमिनिस्ट्रेटिव या एग्ज़ेक्टिव एक्शन जब इन्वेस्टिगेशन या इंक्वायरी चल रही हो, उस वक़्त ये सेक्शन अप्लाई होता ही नहीं है, ठीक है? Application for quashment of proceedings under Section 561A CRPC in High Court when no alternate remedy is available against quashment of proceeding based on false and frivolous FIR कि false और frivolous FIR थी, लेकिन आपके पास कोई alternate remedy जो है वो available नहीं थी। अब आप हाई कोर्ट में चले गए हैं, आपने वहाँ पे चालान जो है वो क्या किया, चालान इस वक़्त तक सबमिट हो गया है, चार्ज फ्रेम हो चुका है। ये जो नीचे एक पिक्चर है इसमें यही लिखा हुआ है कि सिविल केस में अगर सीपीसी के सेक्शन 151 के तहत कोर्ट के पास पावर होती है कि वो कई ऐसे मैटर रिज़ॉल्व कर सके जिसमें जिसकी बेसिस पे कोई प्रोविज़न अवेलेबल नहीं है, लेकिन जस्टिस सही तरह सर्व करने के लिए टू सीक जस्टिस, टू प्रोवाइड जस्टिस टू द पार्टीज़, वो अपनी डिस्क्रेशन यूज़ करे। क्रिमिनल लॉ में उसी तरह का एक सेक्शन है 561 ए सीआरपीसी, जब इस तरह की कोई प्रोविज़न अवेलेबल ना हो, ठीक है? नेक्स्ट इज़ कि कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग नंबर 1, ये बात मैं आपको बता चुकी हूँ कि 561 जो है एसीआरपीसी तब लगेगा जब चालान सबमिट हो जाएगा। दिस सेक्शन इज़ अप्लाइड ऑलवेज़ आफ्टर सबमिशन ऑफ चालान। एफआईआर कैन नॉट बी क्वैश्ड अंडर सेक्शन, एफआईआर क्वैश नहीं होगी, प्रोसीडिंग्स क्वैश हो सकती हैं 561 एसीआरपीसी के तहत अनलेस चालान हैज़ बीन सबमिटेड। रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि ये इन्हेरेंट पावर्स है हाई कोर्ट की टू सीक जस्टिस टू स्टॉप द अब्यूज़ ऑफ प्रोसेस ऑफ लॉ। If challan has not been submitted, proceeding have not been started, there is no evident abuse of law, abuse of process of law. इस सेक्शन में क्लियरली लिखा हुआ है कि किसी भी लॉ के प्रोसेस को मतलब एब्यूजिव यूज़ ऑफ प्रोसेस ऑफ लॉ को रोकने के लिए ये सेक्शन अप्लाई होता है। जब तक एफआईआर जो है वो की स्टेज पे थी, अभी प्रोसीडिंग स्टार्ट ही नहीं हुई, तो जुडिशियल प्रोसीडिंग्स पे ही अप्लाई होता है, तो क्लियर कोई एविडेंट अब्यूज़ ऑफ प्रोसेस ऑफ लॉ नहीं है जिस पे इसकी एप्लीकेशन हो। तो इस वजह से ये जो है ये सेक्शन उस वक़्त अप्लाई नहीं है जब तक कि चार्ज या फ्रेम ना हो या चालान सबमिट ना हो। हाई कोर्ट व्हाइल सीज्ड ऑफ अ पिटीशन फाइल्ड अंडर सेक्शन 561 ऑफ सीआरपीसी हैड नो जुरिसडिक्शन टू इंटरफेयर इन द इन्वेस्टिगेशन ऑफ क्रिमिनल केस। प्रोविजन ऑफ 561 ए सीआरपीसी हैड रेलेवेंस ओनली टू जुडिशियल प्रोसीडिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इस सेक्शन की रेलेवेंस जुडिशियल प्रोसीडिंग्स के साथ है, तो क्वॉशमेंट ऑफ प्रोसीडिंग्स पे ही अप्लाई होता है एंड एक्शंस एंड नॉट टू एनी एग्जीक्यूटिव और एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन और फंक्शंस। एडमिनिस्ट्रेटिव क्या होगा, इन्वेस्टिगेशन की स्टेज या इंक्वायरी की स्टेज, उस पे ये अप्लाई नहीं होता। इसके जो क्लियर कट पॉइंट आपको इस जजमेंट से मिल जाएंगे, बिल्कुल प्रिसाइज 2014 पीएलडी सुप्रीम कोर्ट 753, ये आपको जो है मिल जाएगी और इतनी लंबी नहीं है। मैं भी आपको प्रोवाइड कर दूंगी, अगर आपकी खुद एक्सेस है तो आप इसको पढ़ें, बहुत प्रिसाइज है। इसी में से मैंने ये एक पैरा नंबर 3 में से एक पॉइंट उठाया है
जिसमें ये ऊपर सबसे पहले तो 561 ए जो है सीआरपीसी का सेक्शन है, ताकि आप एक दफ़ा जो है फ़ेमिलियर हो जाए। नथिंग इन दिस कोड शैल बी डीम्ड टू लिमिट और अफेक्ट द इनहेरेंट पावर ऑफ हाई कोर्ट टू मेक सच ऑर्डर्स एज मे बी नेसेसरी टू गिव अफेक्ट टू एनी ऑर्डर अंडर दिस कोड और टू प्रिवेंट अब्यूज ऑफ प्रोसेस ऑफ एनी कोर्ट और अदरवाइज टू सिक्योर द एंड ऑफ जस्टिस। बेसिकली इसकी एप्लीकेबिलिटी कब होती है? हाई कोर्ट की पावर है टू प्रिवेंट द अब्यूज ऑफ प्रोसेस ऑफ एनी कोर्ट और टू सिक्योर द एंड ऑफ जस्टिस। ये तीन इसमें मेन बातें हैं, ठीक है। अब इसको अप्लाई कैसे किया है इन्होंने केस लॉ में? 2014 पीएलडी सुप्रीम कोर्ट 753 के पैरा नंबर 3 में इन्होंने ये बात इसको रिलेट की कि इट विल बी ऑब्जर्व दैट द पावर गिवन देयर बाय कैन बी इन्वोक टू गिव इफेक्ट टू एनी ऑर्डर अंडर द कोर्ट टू प्रिवेंट एन अब्यूज ऑफ प्रोसेस ऑफ एनी कोर्ट और अदरवाइज टू सिक्योर द एंड्स ऑफ जस्टिस। The ends of justice necessarily means justice as administered by courts, not justice in the abstract sense or justice administered by agencies other than courts. कि जब कोर्ट्स की प्रोसीडिंग शुरू होंगी, वहाँ पे जो मसला आता है प्रोसीडिंग में, वहाँ पे जस्टिस सर्व करने के लिए, ठीक है, ड्यूरिंग द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ कोर्ट्स या ड्यूरिंग द जुडिशल प्रोसीडिंग्स, उस वक्त जो है ये सेक्शन अप्लाई होगा। अगर उस वक्त कोई अब्यूज़िव प्रोसेस ऑफ लॉ होता है या कोई कोर्ट की प्रोसीडिंग को अब्यूज़ किया जाता है, तो उसको प्रिवेंट करने के लिए और जस्टिस सर्व करने के लिए अप्लाई होगा। लेकिन ये इतना एब्स्ट्रैक्ट सेंस या वाइडर सेंस में हर जगह अप्लाई नहीं होगा कि अदर एजेंसीज़, कोर्ट्स के अलावा कोई और एजेंसीज़ हैं, ठीक है, जिनका काम तो इन्वेस्टिगेशन वगैरह है, तो आप उनको भी कैटर करने के लिए, उनकी कंडीशन में भी जस्टिस सर्व करने के लिए ये सेक्शन अप्लाई करना शुरू कर दें, तो ये गलत होगा, ठीक है। यही व्यू जो है डेवलप किया गया है 2 और केस लॉज़ में, जो इस केस लॉ के अंदर ही डिस्कस्ड है, वो आपको पैराग्राफ नंबर 3 में ही मिल जाएँगे। वो है नज़ीर अहमद एंड अदर वर्सेस मोहम्मद शफ़ी एंड अनदर पीएलडी 1980 सुप्रीम कोर्ट 6 एंड एमएस ख्वाजा वर्सेस द स्टेट पीएलडी 1965 सुप्रीम कोर्ट 287, ठीक है। फिर आर्टिकल ये पहली वाली थी कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग नंबर 1। अब कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग नंबर 2, मतलब जो बात आपको हमेशा याद रहनी चाहिए कि ये जो आर्टिकल 199 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान है, वो कब अप्लाई होगा? ऑलवेज बिफोर सबमिशन ऑफ चलान। बिफोर सबमिशन ऑफ चलान, और किस पर्पज़ के लिए होगा? क्वाशमेंट ऑफ एफआईआर के लिए, ठीक है। यहाँ पे पिक्चर में आपको नज़र आ रहा है कि यहाँ पे एफआईआर किसी भी ऑफेंस के लिए अंडर सेक्शन 154 ऑफ सीआरपीसी कट गई। अब जो है इस पॉइंट में कि चार्ज फ्रेम हो, ठीक है, या फिर चालान सबमिट हो, इससे पहले वाले टाइम के अंदर आप क्वॉशमेंट ऑफ एफआईआर की दरख्वास्त जो है दे सकते हैं या रेट फाइल करेंगे हाई कोर्ट में। यहाँ पे साथ मैंने मेंशन कर दिया, इन दिस टाइम पीरियड एप्लीकेशन ऑफ क्वॉशमेंट ऑफ एफआईआर कैन बी गिवन आर्टिकल 199 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973, ठीक है। अगर आप ये रेट फाइल कर देते हैं, अप्रूव हो जाती है, तो आपकी जो एफआईआर है क्या हो जाएगी? सक्सेसफुली क्वॉश हो जाएगी। फिर कुछ रेमेडीज़ अवेलेबल हैं इसके लिए कि अगर आप ये स्टेज से गुज़र गए हैं, बेल हो गई, क्वॉशमेंट ऑफ एफआईआर हो गई, अब आपको क्या रेमेडीज़ अवेलेबल हैं? तो उसमें यह है कि पीपीसी के सेक्शन 182 182 की कार्रवाई जनरली बोला जाता है। उसमें सिंपली ये है कि अगर आपने फ़ॉल्स इन्फॉर्मेशन दी है किसी पब्लिक सर्वेंट को या पुलिस को किसी बंदे के बारे में, तो आपको सज़ा, और प्रूव हो जाता है, तो आपको 6 महीने की सज़ा दी जाएगी या फिर 3000 फ़ाइन या दोनों होंगे। इसके अलावा सेक्शन 181 जो है, ये है कि अगर आप फ़ॉल्स स्टेटमेंट देते हैं एफ़िडेविट पे, तो आपको 3 साल की सज़ा या फिर शैल ऑल्सो बी लायबल टू फ़ाइन होगा, ठीक है। इसके अलावा 201 सेक्शन मुझे ज़्यादा इम्पोर्टेंट लगा, तो वो भी मैंने ऐड कर दिया। उसमें ये है कि अगर आप किसी ऐसे ऑफेंस के बारे में फ़ॉल्स इन्फॉर्मेशन देते हैं एफआईआर में जिसकी सज़ा डेथ पेनल्टी है, तो दूसरी पार्टी को सज़ा के तौर पे 7 साल इम्प्रिजनमेंट एंड फ़ाइन जो है दिया जा सकता है। इसके अलावा अगर वो ऐसी एलिगेशन लगाता है जिसकी सज़ा जो है, मतलब किसी के खिलाफ लगाया है ऐसे ऑफेंसेस एफआईआर में, झूठी एफआईआर में, जिसकी सज़ा लाइफ इम्प्रिजनमेंट थी, तो उस बंदे को, जिस पार्टी ने लगाए हैं, उसको 3 साल की सज़ा या फ़ाइन जो है साथ दिया जा सकता है। इसके अलावा अगर लाइफ इम्प्रिजनमेंट या 10 साल की सज़ा थी, अगर 10 साल से कम की सज़ा है, ठीक है, कोई भी इम्प्रिजनमेंट है, कोई स्पेसिफिक नहीं बताया गया, तो जो उसकी सज़ा है उसकी 1/4 पार्ट जो है ऑफ द लॉन्गेस्ट टर्म ऑफ इम्प्रिजनमेंट, जो भी इसको सज़ा होगी, उसके 1/4 तक की इसको सज़ा दी जा सकती है, ठीक है।
फिर इसके अलावा है कि अगर पुलिस जो है एक एफआईआर काट लेती है और उसको लगता है कि अब ये गलत है, फ़ॉल्स है, तो पुलिस कभी भी खुद वो कैंसल नहीं कर सकती एफआईआर, अगर वो एक दफ़ा रजिस्टर हो गई है। वो अगर कर सकती है तो कैसे कर सकती है? मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास के ऑर्डर पे, कि वो कहेगा कि एफआईआर कैंसल कर दो। ये बात लिखी हुई किधर है? पुलिस रूल्स 1934 रूल 24.7 में, ठीक है? और मजिस्ट्रेट की पावर कि वो वेदर वो ऑर्डर दे सकता है या नहीं, वो बात कहाँ लिखी हुई है? हाई कोर्ट रूल्स वॉल्यूम 3 चैप्टर 11 सेक्शन डी, ठीक है? और एक और चीज़ जो सिविल लिटिगेशन में है, की पॉइंट ये लिखा हुआ है कि अगर आपको लगता है, हमने एक पॉइंट पढ़ा ना कि वो सिविल नेचर का था, लेकिन इस पे क्रिमिनल कार्रवाई हुई थी, तो एफआईआर तो आपने क्वॉश करा ली। अब आप उसको सिविल कोर्ट में लेके जा सकते हैं फॉर रिकवरी ऑफ जो भी आपके डैमेजेस कंपनसेशन के लिए, तो आप उसके खिलाफ ये भी एक रेमेडी होगी कि आप उसके खिलाफ सिविल लिटिगेशन शुरू कर दें, ठीक है? यहाँ पे जो है एक और पॉइंट, की जो सेक्शन 181, 182, 201 है, इसमें एक और रेलेवेंट केस लॉ था 2001 पीएलडी कराची 20, इसको आप पढ़ सकते हैं, इससे आपको मज़ीद आइडिया हो जाएगा। सेक्शन 182 ऑफ पीपीसी जो है वो बहुत फ़ेमस है। लोग कहते हैं कि मतलब झूठी एफआईआर के खिलाफ फिर पुलिस क्या करती है, 182 की कार्रवाई करती है। 182 मतलब सेक्शन 182। लेकिन मज़ीद जो रेलेवेंट सेक्शंस थे वो आपके सामने हैं। आपके साथ ये लेक्चर भी रिकॉर्डेड शेयर कर दिया जाएगा और ये स्लाइड्स भी। तो यहाँ पे ये वाला टॉपिक हमारा ख़त्म होता है। नेक्स्ट फिर हम नेक्स्ट सेशन में स्टार्ट करते हैं।